Okay. So hello everyone. Welcome to 34th lecture of Design of Steel Structure. And in this particular session, I am going to start a new topic, that is design of column bases. In the last class, we have finished the design of compression member, and in today's session, I am going to discuss design of column bases. So first of all, let us see what is column bases. सो कहता है एक कॉलम बेस की क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे, है ना। सो ए कॉलम बेस डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर ए लार्ज एरिया। इसकी नीड क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। ए कॉलम बेस डिस्ट्रीब्यूट लोड ओवर ए लार्ज एरिया सो दैट द प्रेशर ऑन द कंक्रीट ब्लॉक डज नॉट एक्सीड द परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस। होगा क्या, सपोज कीजिए कि ये आपका कंक्रीट फुटिंग है, ये क्या है, कंक्रीट फुटिंग है। अब डायरेक्टली यदि आप कोई आई सेक्शन का कॉलम इस पे है जो आप प्रोवाइड करते हैं, आई सेक्शन का कोई भी कॉलम है जो इस पे क्या करते हैं आप प्रोवाइड करते हैं और इस पे लोड अप्लाई करते हैं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो फुटिंग और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे दोनों का मीटिंग हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, है ना। कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, कॉन्टेक्ट, दो सरफेस जब कॉन्टेक्ट में होता है तो वहाँ पे बेरिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेस है जो जनरेट होगा। तो डायरेक्टली यदि कॉलम को हम फुटिंग पे प्रोवाइड करते हैं, यदि फुटिंग के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहेगा तो क्या होगा, एक्सेसिव स्ट्रेस जनरेट होने के कारण ये फुटिंग है जो फेल कर सकता है। ये जो कंक्रीट का फुटिंग है वो क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, फुटिंग के ऊपर एक स्टील का प्लेट प्रोवाइड करते हैं जिसको कॉलम बेस बोलते हैं। फुटिंग के ऊपर क्या करेंगे, एक स्टील का प्लेट है जो प्रोवाइड करेंगे। ये कैसे होता है अभी हम इसको देखेंगे। सो आप इससे पहले है जो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, फिगर में पहले देखिए, उसके बाद है जो उधर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, सीधा इस फिगर पे आपको कंसंट्रेट करना है। जैसे ये क्या है, आई सेक्शन है ना, ये क्या है, एक आई सेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, ये आपका कंक्रीट फुटिंग हो गया, ये क्या है, ये है कंक्रीट फुटिंग, कंक्रीट फुटिंग। आप ऑब्जर्व कीजिएगा, कहीं न कहीं आपको ये मिल जाएगा, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है ना, या फिर इलेक्ट्रिक का पोल वगैरह भी है जो इस तरह से ही कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सो ये कंक्रीट फुटिंग हुआ। अब देखिए दो केस राइज होता है, एक तो आप डायरेक्टली है, ये जो कॉलम है आपका, इस कॉलम को आप डायरेक्टली इस फुटिंग पे क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, है ना, डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इससे प्रॉब्लम ये होगा कि चूंकि ये आई सेक्शन है, ये कुछ इस तरह से होगा, आई सेक्शन इस तरह से होगा। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो कुछ इस तरह से होगा। अब चूंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जो काफ़ी कम है, एरिया क्या है, काफ़ी कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बनाए, है ना। और आपको पता है कि जो स्ट्रेस होता है क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। और एरिया यदि काफ़ी कम होगा तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। और जब स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इस कंक्रीट को क्या कर देगा, क्रश कर देगा। इस कंक्रीट को क्या कर देगा, क्रश कर देगा। और यही रीज़न है कि डायरेक्टली हम कंक्रीट फुटिंग पे आई सेक्शन को नहीं फिक्स करके हम किस पे फिक्स करते हैं, स्टील के प्लेट पे फिक्स करते हैं। और इस स्टील प्लेट को ही बोला जाता है कॉलम बेसिस। क्या बोलते हैं इसको, कॉलम बेसिस। तो यहाँ पे कॉलम बेसिस क्या हो गया, देखिए इस पार्टिकुलर पिक्चर में ये जो प्लेट है, इस प्लेट को क्या बोलेंगे, कॉलम बेसिस। कॉलम बेसिस है ना, कॉलम बेसिस क्यों, क्योंकि कॉलम को एक बेस प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, बेस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ये तो हो गया आपका कॉलम बेसिस। अब क्या करेंगे, ये जो कॉलम है आई सेक्शन,
आई सेक्शन भी हो सकता है, चैनल सेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ये जो कॉलम है, एक कॉलम को क्या करते हैं, इस प्लेट से, इस बेस प्लेट से, ये जो बेस प्लेट है इस बेस प्लेट से कनेक्शन करते हैं। अब इस कॉलम का इस बेस प्लेट से कनेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं, काफ़ी केयरफुली सुनना है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप बेल्ट से कर सकते हैं जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे किससे किया गया है, बेल्डिंग के हेल्प से किया गया है ना। बेल्डिंग के हेल्प से है जो इसका कनेक्शन किया गया है, देख सकते हैं चारों तरफ बेल्डिंग से कनेक्शन किया गया है ना। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप एंगल सेक्शन का हेल्प ले सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि साइड में आप क्या करें, एंगल सेक्शन प्रोवाइड करें। कैसे, कुछ इस तरह से, इस तरह से एंगल सेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, इस तरह से, है कि नहीं, इस तरह से एंगल सेक्शन है जो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बोल्टिंग कर दीजिए और फिर है जो नीचे बोल्टिंग कर दीजिए। तो दो तरीका से इसको फिक्स कर सकते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग एंड सेकेंड वन इज विद द हेल्प ऑफ बोल्टिंग और रिवेटिंग। सो यहाँ पर देखिए फाइनली जो आपका बेस प्लेट है उस बेस प्लेट का कनेक्शन किससे किया गया है, फुटिंग से किया गया है। वो किसके हेल्प से, बोल्ट के हेल्प से, है ना। वो बोल्ट के हेल्प से किया गया जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, आप इस बोल्ट को बोलते हैं एंकर बोल्ट। क्या बोलते हैं इसको, ये जो बोल्ट है इसको बोला जाता है एंकर बोल्ट, इसका नाम है एंकर बोल्ट, है ना। सो कॉलम का कनेक्शन हुआ बेस प्लेट से और बेस प्लेट का कनेक्शन किससे हुआ, फुटिंग से, है ना। बेस प्लेट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली यदि आई सेक्शन को हम कंक्रीट फुटिंग पे सपोर्ट देते हैं तो क्या होगा, एक्सेसिव स्ट्रेस जनरेशन के कारण ये क्या हो सकता है, फेल हो सकता है ना। कंक्रीट है जो क्रश हो सकता है और वो फेल हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले है जो एक बेस प्लेट प्रोवाइड करते हैं। बेस प्लेट प्रोवाइड करने से क्या हो गया, फिर से देखिए सिग्मा बराबर पी अपॉन ए। अब एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब ओवरऑल एरिया है जो बढ़ गया तो स्ट्रेस क्या होगा, काफ़ी कम जनरेट होगा, काफ़ी कम जनरेट होगा, है ना। दूसरी बात कि वाट एवर द लोड इज कमिंग ऑन द कॉलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन वाइडर एरिया, है ना। जो भी कॉलम पे ऊपर से लोड आ रहा है उसको क्या करेगा, एक वाइडर एरिया पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस यूनिफॉर्म हो जाएगा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये तो ओवरऑल स्टोरी रहा आपका कॉलम बेसिस का। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर कॉलम है। ये क्या है, सर्कुलर कॉलम है। अब ये सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है, ये रिक्वायरमेंट पे निर्भर करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है ना। ये क्या है, ये आपका बेस प्लेट हो गया, ये है जो बेस प्लेट है, और ये फुटिंग हो गया। ये क्या हो गया, फुटिंग हो गया, है ना। ये आपका फुटिंग हो गया, फुटिंग हो गया। और इसको कंक्रीट ब्लॉक बोलें, कंक्रीट ब्लॉक, है ना। बट ये तो दोनों पिक्चर था जो समझने के लिए था। आप फिगर कौन सा बनाएंगे, आप ये फिगर है जो बुक कॉपी में अपना नोटबुक जब बनाएंगे तो ये वाला कॉपी में नोट करें, है ना। यहाँ पर देखिए मैं इस कॉन्टेक्ट एरिया की बात कर रहा था, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट एरिया क्या है, देखिए काफ़ी कम है। ये एरिया क्या है, काफ़ी कम है, नहीं, ये एरिया काफ़ी कम है। और ये डायरेक्टली जब कंक्रीट के कांटेक्ट में रहेगा तो स्ट्रेस का जनरेशन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। स्ट्रेस का जनरेशन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, क्रश कर देगा वो, है ना। कंक्रीट को क्या करेगा, क्रश कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस फिगर को देखिए, इसको ध्यान से समझना है। ये आपका कॉलम हो गया, कॉलम हो गया। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, बेस प्लेट है। ये क्या हो गया, बेस प्लेट हो गया, ये वाला पोर्शन। ये क्या है, बेस प्लेट है ना। इसको फाउंडेशन बोल्ट्स बोलते हैं और एंकर बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोल्ट बोलते हैं और सेकंड इसका नाम क्या है, एंकर बोल्ट, एंकर बोल्ट्स, एंकर बोल्ट्स। अब देखिए आई सेक्शन का कनेक्शन बेस प्लेट से किया गया है, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्लीट एंगल। इसके बारे में मैं बहुत पहले बताया था, है ना, कि यहाँ एक छोटा सा एंगल होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लीट एंगल बोलते हैं। अब इस क्लीट एंगल का फंक्शन क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लीट एंगल का क्या फंक्शन है, ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
तो ये आपका आई सेक्शन हो गया। आई सेक्शन का कनेक्शन किया गया है किससे? बेस प्लेट के। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ क्लीट एंगल। विद द हेल्प ऑफ क्लीट एंगल। ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है दोनों तरफ, इसी को क्या बोलते हैं? क्लीट एंगल बोलते हैं। क्लीट एंगल। जब एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज कॉलम बेसिस, तो आपको थ्योरी के साथ साथ ये फिगर भी बनाना पड़ेगा। ये फिगर भी आपको ड्रा करना पड़ेगा। दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है। काफ़ी ये छोटा टॉपिक है, 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन है जो यहाँ से आता है, 1-2 क्वेश्चन है जो आता है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों। ये आपका फाइनली क्या रहा? कंक्रीट पेडेस्टल या फिर कंक्रीट ब्लॉक बोलें इसको, कंक्रीट ब्लॉक और कंक्रीट फुटिंग भी बोल सकते हैं। कंक्रीट फुटिंग है, कंक्रीट ब्लॉक हुआ, कंक्रीट फुटिंग हुआ। ठीक। तो जो भी आप लोड यहाँ से अप्लाई करेंगे कॉलम पे, जो भी यहाँ से आप लोड अप्लाई करेंगे, ये क्या होगा? सबसे पहले कौन लेगा? कॉलम लेगा। कॉलम के बाद कौन लेगा? बेस प्लेट लेगा। और बेस प्लेट उसको क्या करेगा? एक वाइडर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ताकि स्ट्रेस का इंटेंसिटी क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए, है ना। और उसके बाद जो फाइनली लोड कौन लेगा? कंक्रीट पेडेस्टल लेगा, यानी कंक्रीट ब्लॉक लेगा। और उसके बाद कौन लेगा? फाइनली लोड तो हमें ग्राउंड को ट्रांसफर करना है, सॉइल को ट्रांसफर करना है। फाइनली लोड किसको ट्रांसफर करना है? सॉइल को ट्रांसफर करना है। तो इसके नीचे क्या होगा? फुटिंग के नीचे क्या होगा? ये सब फुटिंग के नीचे क्या होगा? सॉइल होगा, है ना। इसके नीचे क्या होगा? सॉइल होगा। तो ये तो इसका स्टोरी था। अब बैक आ जाइए, अब इसको ध्यान से पढ़िए। सो ए कॉलम बेस डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर ए लार्जर एरिया सो दैट प्रेशर ऑन द कंक्रीट ब्लॉक डज नॉट एक्सीड द परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस। डज नॉट एक्सीड द परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस, है ना। किसका परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस? कंक्रीट का। कंक्रीट का परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, है ना। सेकेंड थिंग, लोड कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम कॉलम टू द ग्राउंड ओनली व्हेन द बेयरिंग स्ट्रेस डेवलप एट द एंड ऑफ द कॉलम इज लेस देन द बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ सॉइल, है ना। मतलब सिग्मा बी जो होगा वो क्या होगा? लेस देन द क्यू नोट होगा। लेस देन क्या होगा? क्यू नोट होगा। क्यू नोट यदि बेयरिंग ऑफ सॉइल है तो सिग्मा बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन क्यू नोट होना चाहिए। नाउ टाइप ऑफ कॉलम बेसिस। तो टोटल आपका सिलेबस में 2 टाइप का कॉलम बेसिस पढ़ना है, लेकिन टोटल कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। फर्स्ट को बोलते हैं कॉलम बेस या स्लैब बेस। कॉलम बेस और स्लैब बेस, जो कि आपका सिलेबस का 70% है, जो 70 to 80% है जो कवर करता है, कॉलम बेसिस और स्लैब बेस। उसके बाद गस्टेड बेस है सेकेंड में, और थर्ड वन इज ग्रिलेज फाउंडेशन है। फर्स्ट इज कॉलम बेस, स्लैब बेस। कॉलम बेस को ही स्लैब बेस बोलते हैं। सेकेंड वन इज गस्टेड बेस एंड थर्ड वन इज ग्रिलेज फाउंडेशन। सो 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली आपका सिलेबस में है जो ये 2 है, कॉलम बेसिस एंड गस्टेड बेसिस। अब किस बेसिस पे है जो 3 टाइप डिवाइड किया गया है, इसको 1 by 1 करके जो डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है जो कॉलम बेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉलम बेसिस। सो कॉलम बेस को स्लैब बेस भी बोला जाता है। सेकेंड नाम इसका क्या है? स्लैब बेस है। सो कॉलम बेस यूज टू ट्रांसफर लाइट एंड प्योर एक्सियल लोड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहीं से आपको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन कहाँ पे यूज करेंगे। एक इसके लिए यूज होता है कॉलम बेस, जहाँ पे जो लोड होगा वो क्या होगा? लाइट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी लोड के लिए नहीं यूज करेंगे इसको। सेकेंड थिंग, जो लोड आप अप्लाई कर रहे हैं वो प्योरली क्या होगा? एक्सियल लोड होगा, है ना। मतलब उस लोड के कारण कोई भी कॉलम में कोई भी मोमेंट का जनरेशन नहीं हो रहा होगा, है ना। जो भी आप लोड अप्लाई कर रहे हैं कॉलम पे वो क्या होगा? प्योर एक्सियल लोड होगा। मतलब उस लोड के कारण कोई भी मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा होगा, है ना। मतलब लोड क्या होगा? कंसेंट्रिक होगा, ना कि इसेंट्रिक होगा, है ना। क्या होगा? कंसेंट्रिक होगा। तो फर्स्ट तो कंडीशन हो गया ये आपका कॉलम बेसिस का कि कहाँ पे यूज करेंगे। कॉलम बेसिस यूज टू ट्रांसफर लाइट एंड प्योर एक्सियल लोड। लाइट एंड प्योर एक्सियल लोड, तो ये आपको लिखना है। सेकेंड थिंग, ए बेस प्लेट इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द कॉलम लोड टू द कंक्रीट फुटिंग, है ना। आप क्या करते हैं? कॉलम किस पे सपोर्टेड होता है? बेस प्लेट पे। तो बेस प्लेट की जरूरत पड़ेगी। सो ए बेस प्लेट इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द कॉलम लोड टू द कंक्रीट फुटिंग। कंक्रीट फुटिंग मतलब बेस प्लेट कहाँ पे होगा? कॉलम और कंक्रीट फुटिंग के बीच में, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा। थर्ड पॉइंट,
बेस प्लेट प्रिवेंट ये रोकता है कंक्रीट ब्लॉक फ्रॉम पंचिंग शेयर फेलुअर, अब देखिए अगर ये बेस प्लेट नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो कॉलम है कंक्रीट में एक होल क्रिएट कर देगा, कंक्रीट ब्लॉक में क्या करेगा, एक होल क्रिएट कर देगा। तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पंचिंग शेयर फेलुअर बोलते हैं। पंचिंग शेयर फेलुअर बेसिकली आप पढ़े होंगे सॉइल मैकेनिक्स में, है ना, जब फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वहाँ पे पंचिंग शेयर फेलुअर है जो पढ़ते हैं। दूसरी बात कि आरसीसी का जब फुटिंग का डिजाइन पढ़ते हैं वहाँ भी पंचिंग शेयर फेलुअर के बारे में पढ़ते हैं। पंच मीन्स क्या हुआ, डायरेक्टली है जो क्या होगा, ये कट कर देगा, फुटिंग को क्या कर देगा, ये कट कर देगा, है ना, तो इसी को बोलते हैं पंचिंग शेयर फेलुअर। सो बेस प्लेट प्रिवेंट करता है कंक्रीट ब्लॉक को फ्रॉम पंचिंग शेयर फेलुअर होने से बचाता है बेस प्लेट। फोर्थ पॉइंट इज क्लीट एंगल इज यूज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द कॉलम, है ना। क्लीट एंगल का मेन फंक्शन क्या है आपका, एक कॉलम को क्या करेगा, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, स्टेबिलिटी है जो प्रोवाइड करेगा। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर जो लोड का ट्रांसफर होगा वो क्या 100% बेरिंग एक्शन के थ्रू होगा। यहाँ पे देखिए जो भी लोड आप अप्लाई कर रहे हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पे, जो भी आप कॉलम पे लोड अप्लाई करेंगे क्या वो 100% बेरिंग एक्शन के द्वारा होगा, क्वेश्चन यही है। जो भी आप लोड इस पे अप्लाई कर रहे हैं क्या ये टोटल के टोटल लोड बेरिंग एक्शन के द्वारा होगा, 100% बेरिंग एक्शन के द्वारा होगा। बेरिंग एक्शन कहने का मतलब है कि ये जो कॉन्टेक्ट है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या होगा आपका बेस प्लेट से कांटेक्ट में होगा, डायरेक्टली बेस प्लेट के क्या होगा, कांटेक्ट में होगा। ये वाला पार्ट यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ये वाला पार्ट ये क्या है, डायरेक्टली है जो बेस प्लेट के कांटेक्ट में, यहाँ पे जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ, है ना, ये वाला पार्ट डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होगा, बेस प्लेट के कांटेक्ट में होगा, है ना। तो क्या जो भी आप लोड अप्लाई कर रहे हैं वो 100% है जो इस बेरिंग एक्शन के द्वारा होगा, है ना। यहाँ दो सरफेस क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, बेरिंग स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो जो भी लोड आप अप्लाई कर रहे हैं क्या टोटल लोड बेरिंग एक्शन के द्वारा ट्रांसफर होगा, क्वेश्चन यही है। आंसर इज नॉट, है ना, 100% बेरिंग एक्शन के द्वारा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, अब देखिए ये 50% है जो आपका क्या होगा, बेरिंग एक्शन के द्वारा होगा, 15% क्या होगा, बेरिंग एक्शन के द्वारा होगा, एंड 15% क्या होगा आपका कनेक्शन के द्वारा होगा, 50% क्या होगा, कनेक्शन के द्वारा होगा, है ना। अब देखिए ये दो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये जो सरफेस है, यहाँ पे जो सरफेस है, ये जो सरफेस है ये वाला, ये मशीन कट है या हैंड कट है ना। अगर ये मशीन कट है इसका मतलब क्या होगा, ये सरफेस स्मूथ होगा। अगर मशीन कट है तो ये क्या होगा, स्मूथ होगा, है ना। है ना, अगर ये मशीन कट है, मशीन कट माने क्या हुआ, मतलब ये सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा। अगर ये सरफेस स्मूथ होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर मशीन कट। अगर ये जो कॉलम आई सेक्शन का इंड है वो मशीन कट है ना। अगर मशीन कट है तो आपका 50% होगा जो क्या होगा, बेरिंग एक्शन के द्वारा, 50% होगा जो बेरिंग एक्शन के द्वारा होगा, 50% लोड होगा जो बेरिंग एक्शन के द्वारा होगा, एंड रिमेनिंग 50% होगा जो कनेक्शन के द्वारा होगा। रिमेनिंग 50% होगा जो कनेक्शन के द्वारा होगा। कनेक्शन कर रहे हैं ना, बोल्ट का कर रहे हैं या फिर यहाँ पे बेल्ट कर रहे हैं, है ना, ये बोल्ट के द्वारा इसको कनेक्शन कर रहे हैं, तो 50% लोड होगा जो किसके द्वारा होगा, कनेक्शन के द्वारा होगा, कनेक्शन के द्वारा होगा। हाँ, अगर ये सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा तब, स्मूथ होगा तब, है ना। मतलब यदि मशीन कट है तो हम ये मान के चलते हैं कि 100% क्या है, कांटेक्ट में है, ये सरफेस के बेस प्लेट के कांटेक्ट में 100% है ना। जब 100% कांटेक्ट में है तो ये मान के चलते हैं कि 50% बेरिंग एक्शन के द्वारा लोड ट्रांसफर हो रहा है और 50% लोड है जो किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, कनेक्शन के द्वारा, है ना। सेकेंड थिंग
यदि ये हैंड कट है, हाथ के द्वारा है जो इसको कॉलम एंड को काटा गया है, तो ये सरफेस स्मूथ नहीं होगा। इस केस में सरफेस स्मूथ नहीं होगा, सरफेस क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। और जब सरफेस रफ हो जाएगा तो 100% बेस प्लेट के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। ये जो आई सेक्शन है वो बेस प्लेट के 100% कांटेक्ट में नहीं रहेगा। और जब बेस प्लेट के 100% कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो ये हम मान के चलते हैं कि टोटल के टोटल लोड है जो कनेक्शन के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है। टोटल लोड किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, कनेक्शन के द्वारा। सो फॉर hand cut, for hand cut, or you can say rough surface, 100% लोड ट्रांसफर होगा किसके द्वारा, 100% लोड ट्रांसफर थ्रू कनेक्शन। 100% लोड किसके द्वारा ट्रांसफर होगा, कनेक्शन के द्वारा ट्रांसफर होगा। मतलब जो भी आपने बोल्ट प्रोवाइड किया है या फिर आपने बेल्ट प्रोवाइड किया है उसके द्वारा है जो लोड का ट्रांसफर होगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यदि मशीन कट है तो सरफेस क्या होगा, कॉलम एंड का जो सरफेस है, ये जो कॉलम एंड का सरफेस है ये क्या होगा, स्मूथ होगा। और जब सरफेस स्मूथ होगा तो 50% है जो लोड है जो आपका बेरिंग एक्शन के द्वारा ट्रांसफर होगा और 50% लोड है जो आपका कनेक्शन के द्वारा ट्रांसफर होगा। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया कि यदि ये हैंड कट है ना, मतलब सरफेस क्या होगा, अगर हाथ से काटेंगे तो मान के चलते हैं कि सरफेस है जो क्या होगा, जो कॉलम का एंड सरफेस है वो रफ होगा। और जब रफ होगा तो 100% बेस प्लेट के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, 100% बेस प्लेट के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। और जब 100% बेस प्लेट के कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो ये मान के चलते हैं कि टोटल के टोटल लोड, मतलब 100% लोड का ट्रांसफर है जो किसके द्वारा हो रहा है, कनेक्शन के द्वारा हो रहा है, बेरिंग के द्वारा जीरो हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको याद रखना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए, अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है आपको मिनिमम थिकनेस। बेस प्लेट का क्या प्रोवाइड करना है हमें, मिनिमम थिकनेस निकालना है। ये जो बेस प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये क्या है आपका, बेस प्लेट है, तो इसी का हमें क्या निकालना है, मिनिमम थिकनेस निकालना है। यहाँ पर भी बेस प्लेट ये रहा आपका, तो इसी का क्या निकालना है, हमें मिनिमम थिकनेस निकालना है। कितना मिनिमम थिकनेस होना चाहिए ताकि ये बिना फेल हुए टोटल लोड को क्या कर सके, फुटिंग को ट्रांसफर कर सके, है ना। कितना मिनिमम थिकनेस होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि जो आई सेक्शन है उसका आप क्रॉस सेक्शन बना लीजिए। तो इस तरह से कुछ क्रॉस सेक्शन दिखेगा, यही है आई सेक्शन का क्रॉस सेक्शन। अगर टॉप व्यू देखें, यहाँ पे आ जाइए, इसको टॉप व्यू देखें, अगर ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, है ना। तो इसी को मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश किया हूँ। और ये क्या है, बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका रहा आई सेक्शन, ये आई सेक्शन, सेकेंड थिंग ये क्या है आपका, ये है बेस प्लेट, बेस प्लेट। अब ए और बी क्या है ना, ए और बी क्या है, ए क्या है आपका, प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन है किसका, कॉलम का, कॉलम का प्रोजेक्शन है। मतलब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, रिमेनिंग पार्ट आपका बच गया। बेस प्लेट में इसका कुछ डायमेंशन होगा आपका आई सेक्शन का, तो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये आपका लॉन्गर डायरेक्शन है और ये आपका शॉर्टर डायरेक्शन है ना। तो लॉन्गर डायरेक्शन में है जो, ये आपका लॉन्गर डायरेक्शन मान लेते हैं, लेट अस सपोज एल, इसको एल मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो लॉन्गर डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा उसको ए बोल दिए, और शॉर्टर डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन हो गया वो क्या हो गया, बी मान लिए, है ना, उसको क्या मान लिए, बी मान लिए। ठीक है, हमें निकालना है मिनिमम थिकनेस। तो सबसे पहले ए और बी क्या है वो मैं लिख देता हूँ, ए कॉमा बी, ए क्या है, ग्रेटर एंड स्मॉलर प्रोजेक्शन, ग्रेटर एंड
स्मॉलर प्रोजेक्शन स्मॉलर प्रोजेक्शन बोले या ओवरहैंग बोले, इसको ओवरहैंग भी बोल सकते हैं, ओवरहैंग ऑफ बेस प्लेट, ऑफ बेस प्लेट, है ना, ऑफ बेस प्लेट। अब देखिए इस कॉलम का अगर हम साइड व्यू बनाएं, इस कॉलम का यदि साइड व्यू बनाएं तो नीचे से क्या दिखेगा, बेस प्लेट रहेगा, यहाँ पे आपका बेस प्लेट होगा, ये क्या होगा, बेस प्लेट होगा। साइड से अगर देखेंगे तो ये आपका बेस प्लेट हो गया। सेकंड थिंग इस पे क्या होगा, कॉलम होगा, है ना। सेकंड थिंग कॉलम होगा। इस तरह से कॉलम आएगा। अगर साइड से देखें तो इस तरह से आएगा, और इसी पे क्या अप्लाई कर रहे होंगे, लोड अप्लाई कर रहे होंगे पी। अब ये जो लोड होगा वो बेस प्लेट के साथ होते हुए ये क्या हो गया आपका, बेस प्लेट, और ये क्या हो गया, कॉलम। नीचे से क्या लाएगा, नीचे तो इसके सॉइल है, तो सॉइल क्या लगाएगा, सॉरी बेस प्लेट के नीचे क्या है, फुटिंग है, तो फुटिंग इस पे क्या लगाएगा, नीचे से अपवर्ड प्रेशर लगाएगा, फुटिंग इस पे क्या लगाएगा, अपवर्ड प्रेशर लगाएगा। ये क्या है, अपवर्ड प्रेशर, कौन एग्जर्ट कर रहा है, एग्जर्टेड बाय कंक्रीट ब्लॉक, एग्जर्टेड बाय कंक्रीट ब्लॉक। इसको हम डिनोट करें W से, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक, इस तरह से लगाएगा। अब देखिए थिकनेस का डायरेक्ट फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, क्योंकि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, आपको थिकनेस का, बेस प्लेट के थिकनेस का फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, है ना, बेस प्लेट का आपका थिकनेस का फार्मूला है जो याद होना चाहिए। सो मिनिमम थिकनेस, मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। आपका IS 884 में भी दिया हुआ है फार्मूला, इसको मैं T बोल रहा हूं। तो T का जो वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट 3W डिवाइडेड बटा सिग्मा bs इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 4। अब आज के बाद ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये किस में है, WSM में, ऑफ कोर्स WSM ही पढ़ा रहे हैं, है ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। लेकिन यही यदि लिमिट स्टेट पढ़ा रहा होता, है ना, लिमिट स्टेट यदि पढ़ा रहा होता, कुछ नहीं बोलेगा तो वर्किंग स्ट्रेस से बनाएंगे। अगर लिमिट स्टेट पढ़ा रहा होता तो ये जो फार्मूला है ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये होता है 2.5 W अपॉन F बाई अपॉन गामा m0 फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाता है, इंटू ए स्क्वायर माइनस 0.3
बी स्क्वायर। ये किस में है, LSM में, लिमिट स्टेट मेथड, कभी फ्यूचर में पढ़ाएंगे, है ना। लिमिट स्टेट मेथड आपके काम का है, ये वाला वर्किंग स्ट्रेस मेथड पहला वाला, है ना। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट है जो आपको याद रखना है। T बराबर √3W डिवाइडेड बटा सिग्मा BS इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, है ना। अब देखिए यहाँ पे W क्या है, एक्सटर्नल W क्या है ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी मैं नोटेशन लिख देता हूँ। W है आपका अपवर्ड प्रेशर एग्जर्टेड बाय कंक्रीट ब्लॉक, है ना, यहाँ पे लिख चुके हैं, फिर से लिख देता हूँ। W है अपवर्ड प्रेशर exerted by concrete block, exerted by concrete block in which unit, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं W का, न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा लोड अपॉन एरिया ऑफ बेस प्लेट प्रोवाइडेड। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तब ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ, जनरली वैल्यू दे देगा W का, एरिया ऑफ बेस प्लेट प्रोवाइडेड, बेस प्लेट प्रोवाइडेड, है ना। सेकेंड थिंग सिग्मा BS, सिग्मा BS। अब देखिए सिग्मा BS है, इसका बहुत पहले डिस्कशन हो चुका है ना। जब फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहे होंगे वहां पे डिस्कस किए थे सिग्मा BS के बारे में। सिग्मा BS के बारे में परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस इन बेस प्लेट, ये क्या है, परमिसिबल, बहुत पहले पढ़ाया था, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस इन बेस प्लेट, इन बेस प्लेट, बेस प्लेट और स्लैब बेस बोले, बेस प्लेट, ठीक है। मैं ये भी बताया था कि इसका जो वैल्यू है वो फिक्स है, कितना याद है, 185 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल बोले या न्यूटन पर mm स्क्वायर बोले, बोथ आर सेम, है ना। सो दिस इज द ओनली परमिसिबल स्ट्रेस विच इज फ्री फ्रॉम द यील्ड स्ट्रेस। मैं बताया था उसमें भी कि दिस इज द ओनली परमिसिबल स्ट्रेस और अलाउबल स्ट्रेस विच इज फ्री फ्रॉम और इंडिपेंडेंट फ्रॉम यील्ड स्ट्रेस, है कि नहीं। अगर आपको याद हो मैं बताया था डायरेक्ट टेंशन में, डायरेक्ट कंप्रेशन में तो 0.6 F/y होता था, बेंडिंग कंप्रेशन में बताया था 0.66 F/y होता था, है ना। लेकिन ये जो आपका परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस इन बेस प्लेट है, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पे लिखिए, छूट गया, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस इन बेस प्लेट, इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है 185 मेगा पास्कल। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है। और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यील्ड स्ट्रेस। यहाँ कहीं भी F/y दिख रहा है क्या, कहीं भी F/y आपको नहीं दिख रहा है, तो ये वैल्यू क्या है, फिक्स है, जो आपको याद रखना होता है। तो मैं पहले भी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत पहले, आज से 3-4 महीने पहले, है ना। सो इसका आज है जो यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यील्ड स्ट्रेस, F/y, हाँ, यील्ड स्ट्रेस से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो आपको फार्मूला याद रखना है थिकनेस का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगा लीजिए वो कम होगा। T बराबर √3W डिवाइडेड बटा सिग्मा BS इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 WSM में, है ना। ए और बी क्या है, ग्रेटर प्रोजेक्शन है, स्मॉलर प्रोजेक्शन, यानी हर क्वेश्चन में ए और बी आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका ग्रेटर प्रोजेक्शन है, ये आपका स्मॉलर प्रोजेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है तो इधर भी ये होगा, है ना, ये होगा, तो ए और बी का वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ए और बी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। इजीली निकाल सकते हैं, इसका डेप्थ आपको पता होगा, इसका डेप्थ पता होगा, है ना,
इसका डेप्थ आपको पता होगा ना, तो एल में से क्या कर देंगे, इसका डेप्थ को माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बटा 2 कर देंगे, तो ये निकल जाएगा, है ना। इसका विड्थ पता होगा, इसका विड्थ पता होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो इजीली है जो पता चल जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इस चैप्टर से 3 तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, दूसरी बात कि इस पे कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव, तीसरी कि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि बेस प्लेट क्या है, मिनिमम थिकनेस का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब है जो आपको लिखना होगा, है ना, और फिगर आपको ड्रा करना होगा। ये फिगर आपको कॉपी में ड्रा करना है, ये दोनों, ए वाला भी और ए वाला भी, है ना, और इसके पहले एक फिगर बताया जो। सो अब देखिए क्वेश्चन सोल्व कीजिए, इस पे क्वेश्चन सोल्व कीजिए, केयरफुली है जो क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले कहता है ये स्क्वायर स्टील बेस प्लेट, बेस स्लैब कैसा है, स्क्वायर है, बेस स्लैब ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, इज प्रोवाइडेड फॉर ए कॉलम मेड ऑफ 2 रॉल्ड चैनल सेक्शन, 2 रॉल्ड चैनल सेक्शन का बना हुआ है ना, आई सेक्शन नहीं है, 2 रॉल्ड चैनल सेक्शन है। 300 mm into 300 mm कॉलम कैरीज एन एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 2000 किलो न्यूटन, व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द बेस स्लैब। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर का गेट का, है ना। गेट में मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, एग्जैक्टली डेटा नहीं हो सकता है, लेकिन गेट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, स्क्वायर दिया हुआ है, किस बेस प्लेट का एरिया दिया हुआ है, बेस प्लेट का आपका एरिया दिया हुआ है कितना 1 मीटर स्क्वायर। तो पहले बेस प्लेट आप इसमें बना लीजिए, ड्रा कर लीजिए, 1 into 1 का है, ये हो गया 1 into 1 का बेस प्लेट, 1 into 1 का बेस प्लेट हो गया। अब इसमें क्या कॉलम का फॉर्मेशन का 2 चैनल सेक्शन है, देखिए 2 रॉल्ड चैनल सेक्शन है, 300 mm into 300 mm कॉलम का फॉर्मेशन हो रहा है, 300 mm into 300 mm का कॉलम का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो 300 mm 300 कनेक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कनेक्शन जो किया गया क्या 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 है, फेस टू फेस किया गया है ना। इस कुछ इस तरह से होगा, देखिए एक चैनल सेक्शन हो गया, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ इसके लिए, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। दूसरा कॉलम आपका, दूसरा चैनल सेक्शन ये हो गया इस तरह से, एक चैनल सेक्शन ये रहा, दूसरा ये रहा, हाँ। अब देखिए 300 into 300 इसका एरिया कितना है बेस प्लेट का, ये तो आपका बेस प्लेट हो गया, ये क्या है बेस प्लेट है, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर में बात 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये भी 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर होगा, मतलब कितना हो गया 1000 mm, 1000 mm हो गया, और ये भी क्या हो गया 1000 mm हो गया, 1000 mm हो गया। सेकेंड थिंग आपका कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ है कितना, कॉलम का डायमेंशन दिया हुआ है 300, ये जो वैल्यू है कितना है 300, और ये भी कितना है, ये भी आपका 300, ठीक है, ये भी 300 है। हमें क्या निकालना पड़ेगा बताइए, हमें निकालना पड़ेगा ए और बी का वैल्यू, है ना। तो ये तो क्या है स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, तो इसमें हम ग्रेटर प्रोजेक्शन और स्मॉलर प्रोजेक्शन ऐसा कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि दोनों प्रोजेक्शन क्या होगा सेम होगा। मतलब ये देखिए ये आपका हो गया एक प्रोजेक्शन तो ये हुआ, और दूसरा प्रोजेक्शन आपका क्या हुआ ये हुआ, बहुत सिंपल है, इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। लेकिन चूंकि ये बेस प्लेट स्क्वायर है तो दोनों प्रोजेक्शन क्या होगा सेम होगा, है ना। तो ए बराबर यदि हम निकालें तो क्या होगा बताइए, टोटल 1000 है, टोटल 1000 है ना। इधर यहाँ भी ये होगा ना, ये भी वैल्यू क्या होगा ये होगा, और ये भी वैल्यू क्या होगा, इधर वैल्यू ये क्या होगा बी होगा। तो ए यदि निकालना चाहें तो 1000 में से क्या करना पड़ेगा 300 माइनस करना पड़ेगा, ए वैल्यू कितना है 300 है, तो 1000 देखिएगा 1000 माइनस 300
300 क्या कॉलम का साइज, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू कितना है 300 है ना। इसको क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये का वैल्यू निकल गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1000 माइनस 300 700 डिवाइडेड बाई 2 350, कितना आ रहा है 350 mm। और बी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। फिर से देखिए 1000 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो बी का वैल्यू भी क्या होगा 350 ही होगा, है कि नहीं। ए का भी वैल्यू निकल गया, बी का भी निकल गया, है ना। अब देखिए एक्सियल कंप्रेसिव लोड दिया है 2000 किलो न्यूटन, 2000 किलो न्यूटन, 2000 किलो न्यूटन। सो 2000 किलो न्यूटन दिया हुआ है तो आप क्या कर लीजिए अपवर्ड प्रेशर निकाल लीजिए। ए और बी का वैल्यू निकल गया। नाउ अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर किससे डिनोट किया था इसको डब्ल्यू से, क्या हो जाएगा लोड अपॉन में एरिया। तो लोड कितना है 2000 किलो न्यूटन, तो 2000 10 के पावर 3 कर दीजिए, न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। एरिया 1 मीटर इंटू 1 मीटर, बेस प्लेट का एरिया क्या होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, है ना। तो 1 मीटर मतलब 1000 mm इंटू 1000 mm, ये किस में आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में, बताया तो था बहुत सिंपल है। सो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब क्या, अब ठीक सिग्मा बी एस का वैल्यू आपको पता है आल्सो, सिग्मा बी एस तो फिक्स है ना 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टी का वैल्यू निकाल दीजिए, टी बराबर कुछ नहीं बोला है तो क्या यूज करेंगे वर्किंग स्ट्रेस, है ना, क्योंकि वही आपका सिलेबस में भी है। तो कितना हो जाएगा 3W इंटू सिग्मा बी एस इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 4, सबका वैल्यू पुट कीजिए। अंडर रूट 3 इंटू डब्ल्यू कितना आया 2 डिवाइडेड बटा सिग्मा बी एस 185 इंटू ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना 350 माइनस 350 डिवाइडेड बटा 4। इसको जब आप सोल्व करेंगे सो आफ्टर सोल्विंग यू विल बी गेटिंग 54.50 mm, 54.50 mm, है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या होगा, मतलब इतना मिनिमम थिकनेस तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब देखिए इसमें बेवकूफ़ी आप क्या करेंगे कि 54.50 या फिर 54.48 या 4 आया तो आप क्या कर देंगे 54 लिख देंगे, जबकि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, है ना, इससे कम संभव नहीं है, इससे कम पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इससे कम आपने प्रोवाइड किया भावनाओं में बह के, यदि सपोज कीजिए 54.50 को आपने 54 ले लिया तो क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, है ना। तो इससे हम हायर वैल्यू प्रीफर करेंगे, क्या करेंगे प्रीफर हायर वैल्यू प्रीफर करेंगे। सो लेट अस प्रोवाइड, कितना प्रोवाइड करें 55 कर दीजिए 55 mm, क्योंकि लोअर तो कर नहीं सकते, मिनिमम 54.50 तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। तो कितना कर दें 55 कर दें। तो ये तो रहा ऑब्जेक्टिव, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये SBT 2018 और 19 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एग्जैक्टली आई डोंट नो 2018 या 2019 में पूछा है 6 मार्क्स में, 6 मार्क्स में। देखिए कहता है डिजाइन ए स्लैब बेस, एक किसका क्वेश्चन है डिजाइन का क्वेश्चन है। डिजाइन मीन्स व्हाट, डिजाइन मीन्स आपको डायमेंशन निकालना है, थिकनेस निकालना है ना, थिकनेस निकालना है, ठीक है, मतलब बेस प्लेट का डायमेंशन निकालना है और उसका थिकनेस निकालना है। डिजाइन ए स्लैब बेस फॉर ए कॉलम सेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ 1 ISLC 250 इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन है 250 विथ 2 कवर प्लेट्स 300 इंटू 25 mm, 2 कवर प्लेट प्रोवाइड किया गया है। कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 2500 किलो न्यूटन, 2500 किलोमीटर का लोड आ रहा है। द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल का बेयरिंग कैपेसिटी 250 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ, एंड द परमिसिबल बेयरिंग
प्रेशर ऑन कंक्रीट इज 400 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, 400 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ दो बेयरिंग प्रेशर दिया है, एक तो कंक्रीट का दिया है और दूसरा सॉइल का दिया है। आपका कौन काम का है? आपका कंक्रीट का है ना। किसका कौन सा बेयरिंग प्रेशर लेंगे? कंक्रीट वाला लेंगे, है ना, कंक्रीट वाला लेंगे, क्योंकि बेस प्लेट के डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन है? कंक्रीट है, ना कि सॉइल है ना। सो अब देखिए अब क्या करें, सबसे पहले आप इसका क्या करना है? डिजाइन करना है। तो डिजाइन करना है इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना होगा? डायमेंशन निकालना होगा और थिकनेस निकालना होगा, डायमेंशन और थिकनेस निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ बेस स्लैब निकालिए, एरिया ऑफ बेस स्लैब निकालिए, एरिया ऑफ दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा ना, बेस स्लैब, बेस स्लैब बोले या स्लैब बेस बोले, चलिए स्लैब बेस लिख देता हूं। एरिया ऑफ स्लैब बेस, एरिया ऑफ स्लैब बेस। सो एरिया ऑफ स्लैब बेस को ए से डिनोट कर रहे हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा? लोड अपॉन में व्हाट? एलोवेबल बेयरिंग प्रेशर ऑन कंक्रीट, एलोवेबल बेयरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट, एलोवेबल बेयरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट। तो एरिया क्या हो जाएगा? लोड कितना है आपका? 2500 किलो न्यूटन डिवाइडेड बटा कंक्रीट का बेयरिंग प्रेशर कितना है? 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आफ्टर सोल्विंग यू विल बी गेटिंग 0.625 मीटर स्क्वायर, 0.625 मीटर स्क्वायर। इतना आपको बेस प्लेट का एरिया चाहिए, इतना आपको बेस प्लेट का एरिया चाहिए, है ना। आप चाहें तो गिवन डेटा लिख सकते हैं यहाँ पे। P बराबर हो गया आपका 2500 किलो न्यूटन, W बराबर हो गया आपका 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको जब आप न्यूटन पर एमएम कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगा, 4 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो एरिया तो निकल गया। एरिया निकालने के बाद आपको क्या करना होगा? बेस प्लेट का साइज निकालना होगा, है ना, बेस प्लेट का साइज निकालना होगा। हम ये मान के चलते हैं कि जो भी आप बेस प्लेट प्रोवाइड करें वो स्क्वायर का है, वो स्क्वायर सेक्शन है, उसका साइज क्या है? स्क्वायर साइज का है, ठीक है। तो साइड निकाल सकते हैं, इसीलिए साइड ऑफ स्क्वायर बेस प्लेट, स्क्वायर बेस प्लेट, केयरफुली देखना है क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो आपका पूछता है। साइड ऑफ स्क्वायर बेस प्लेट क्या हो जाएगा? अंडर रूट एरिया, तो अंडर रूट एरिया कितना है? 0.625। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यार है 0.79, इससे कम तो प्रोवाइड कर नहीं सकते। सो लेट अस प्रोवाइड, थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। सो लेट अस प्रोवाइड 0.8 मीटर। 8 मीटर का मतलब क्या हो गया? 800 mm, 800 mm। मतलब जो भी आप बेस प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका लेंथ, उसका जो साइड होगा वो कितना होगा? 800 mm इंटू 800 mm, 800 mm इंटू 800 mm, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना होगा? अब आपको फिगर ड्रा करना होगा, अब आपको फिगर है जो ड्रा करना होगा। सो उसके लिए आप क्या करते हैं? सो लेट अस प्रोवाइड, पहले फिगर ड्रा कर लीजिए, पहले है जो फिगर ड्रा कर लीजिए। ये हो गया क्या? बेस प्लेट, है ना।
800 mm इसका साइड लेंथ हो गया, 800 mm इंटू 800 mm, ठीक। अब इसी बेस प्लेट पे क्या सपोर्टिंग होगा, सपोर्टेड होगा, कॉलम होगा, है ना। तो कॉलम का बनाइए, दो चैनल सेक्शन है, दो चैनल सेक्शन है ना। तो दो चैनल सेक्शन को हम क्या करते हैं, बैक टू बैक कनेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बैक टू बैक कनेक्शन कर रहे हैं। चूंकि कवर प्लेट यूज किया है, वो क्या क्या है, कवर प्लेट यूज किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका कनेक्शन बैक टू बैक है जो कर रहे हैं। एक चैनल सेक्शन ये हो गया, दूसरा दूसरे कलर से ड्रा करते हैं। दूसरा है जो आपको लेट अस यूज ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर, दो चैनल सेक्शन हो गया। अब इस पे क्या है, कवर प्लेट यूज किया है। क्या यूज किया है, कवर प्लेट, कवर प्लेट है जो यूज किया है। तो कवर प्लेट आप यूज कीजिए, दो कवर प्लेट यूज किया है ना। तो एक कवर प्लेट इधर एक लेफ्ट साइड होगा, एक राइट साइड होगा। तो एक कवर प्लेट आपका ये रहा, बट ध्यान रहे चैनल सेक्शन का साइज कितना है, 250 है, और कवर प्लेट का है 300। तो कवर प्लेट साइज क्या होगा, थोड़ा लार्जर बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्या है, कवर प्लेट हो गया। कवर प्लेट का साइज क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। कवर प्लेट का साइज है आपका 300 इंटू 25 mm। इसका मतलब क्या हुआ, 25 mm थिकनेस है और 300 उसका विथ है। जबकि चैनल सेक्शन का साइज क्या है, ISLC 250, ISLC 250 है ना। तो ISLC 250 है, इसका मतलब ओवरऑल विथ कितना हो गया इसका, 250 होगा। ओवरऑल विथ कितना हो गया इसका, मतलब ओवरऑल डेप्थ कितना हो गया, 250 हो गया। ओवरऑल डेप्थ इसका क्या हो गया, 250 हो गया। सो दूसरी बात कि अब ये जो ये क्या हो गया आपका, कॉलम बन गया। अब इस कॉलम का हमें क्या करना होगा, कनेक्शन करना होगा, किससे, क्लीट एंगल के हेल्प से। तो हम मान लेते हैं कि जो क्लीट एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट अस सपोज ब्लैक कलर का प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ब्लैक कलर से है जो यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लीट एंगल का। क्लीट एंगल का साइज आप पे डिपेंड करता है। साइज अब मान लीजिए 90 इंटू 90 इंटू 12। जब टॉप से देखेंगे तो क्लीट एंगल कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाएगा। इस तरह से कुछ है जो दिखाई देगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इस पे बोल्टिंग करना है ना। तो बोल्टिंग करना है तो 2 बोल्ट आप यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए, 2 बोल्ट इधर प्रोवाइड कर दीजिए, 2 बोल्ट यहाँ प्रोवाइड कीजिए, फर्दर 2 बोल्ट यहाँ प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस क्लीट एंगल का कनेक्शन एंकर बोल्ट से आप एंकरिंग बोल्ट से बेस प्लेट से करेंगे।
तो आप यहाँ पे बोल्ट प्रोवाइड करना होगा आपको, यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ पर भी करना होगा, यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। अब देखिए कैसे समझेंगे इसको, यहाँ इस फिगर को देखिए, इसको टॉप व्यू से आप देखेंगे तो क्या होगा, इस तरह से दिखेगा। ये आपका एंकर बोल्ट है और ये साइड वाला है, तो साइड वाला तो कुछ इस तरह दिखेगा ना, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। तो यही फिगर तो बनाए हैं, यहाँ पे देखिए आप आइए, ये साइड वाला रहा और ये टॉप से देखेंगे तो ये रहा। हमें क्या निकालना है अब ए और बी का प्रोजेक्शन निकालना है। ए और बी का आपको क्या निकालना होगा, प्रोजेक्शन निकालना होगा, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि आपका ए क्या है, बी है, और ए क्या है, ये जो छोटा सा बच गया इधर, ए क्या है, ए है। ए और बी का हमें वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका साइज कितना था, कवर प्लेट का साइज था 25 mm, कवर प्लेट का साइज कितना था 25 mm, और ए ओवरऑल इसका कितना था, चैनल सेक्शन का 250 था, 25 इधर से 25 इधर से, तो ये कितना हो गया 300 हो गया, है ना। और ये थिकनेस कवर प्लेट का कितना था 25, तो 25 25 50 और 250 साइज है किसका, चैनल सेक्शन का। तो ओवरऑल ये कितना हो गया, ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, है ना, ये 300 हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी आपका देखिए ये जो कवर प्लेट का साइज था वो कितना था 300, ये भी 300 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देख लीजिए कंफ्यूज नहीं होना है, 300 और इसका ISLC 250, लेकिन इसमें थिकनेस भी तो ऐड होगा, इसमें आपका इसका थिकनेस भी ऐड होगा 25 तो कितना हो गया 300। अब ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल 800 है, इसमें से माइनस कीजिए कितना 300, डिवाइडेड बटा क्या कीजिए 2 कीजिए, तो 800 माइनस 300 500 डिवाइडेड बटा 2, तो कितना आ गया 250 आ गया। और सेम वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा, सेम वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो ए और बी का वैल्यू निकल गया। डब्ल्यू का वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना, 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसको mm स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, इतना होगा। सिग्मा बी एस आपको पता है कितना 185 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो टी नहीं निकल जाएगा, √3 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बटा सिग्मा बी एस इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 4। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटू 4 डिवाइडेड बटा सिग्मा बी एस 185 इंटू ए कितना 250 का होल स्क्वायर माइनस 250 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 4। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से टी का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है आपका 55.14 mm। अब देखिए 55.14 आया है, तो स्टूडेंट लोग यहाँ पे मिस्टेक क्या करेगा, वो 55 प्रोवाइड कर देगा, जबकि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम है, ये थिकनेस क्या है आपका, ये आपका मिनिमम थिकनेस है, मतलब इतना से कम तो होना ही नहीं चाहिए, इतना से कम तो होना ही नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, सो लेट अस प्रोवाइड टी इक्वल टू 56 mm। इसीलिए साइज ऑफ बेस प्लेट क्या हो गया, नाउ कंक्लूजन, इसीलिए साइज ऑफ बेस प्लेट, ये तो निकालना था, साइज ऑफ बेस प्लेट हो गया कितना 800 इंटू 800 इंटू 56 mm, यही आपको निकालना था, ठीक है। तो कंपटीशन में पूछे या सेमेस्टर में पूछे, एक बार आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली है जो इसको सोल्व कर पाएंगे, है ना। ये आपका, आप चाहें तो आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। ये रहा ISLC, क्या ISLC 250, और ये रहा कवर प्लेट, है ना। ये आपका एंकर बोल्ट प्रोवाइड किए कितना 4, 2 इधर और 2 इधर 4, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 4 @ 25
मान लेते हैं कि नॉमिनल डाया जो यूज किए हैं बोल्ट का वो क्या है 20 mm का है ना, कितना नंबर 4 नंबर। सो ये तो रहा आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एंड ऑल अबाउट कॉलम बेसिस, डिजाइन ऑफ कॉलम बेसिस। नेक्स्ट क्लास में जो ऑलमोस्ट है जो 70% आपका चैप्टर है कंप्लीट हो गया है ना, क्योंकि मेनली है जो आपका यहीं से क्वेश्चन आता है कॉलम बेसिस से। फिर भी गसेट बेस क्या है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है, उसकी क्या ज़रूरत है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ।